हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हमेशा की तरह स्वागत करता हूं अपने इस खूबसूरत और अमेजिंग प्लेटफॉर्म जीत शशि के अंदर, जहां पे हम लोग जनवरी अटेम्प्ट के जितने सारे केमिस्ट्री के पेपर हुए हैं वन बाय वन करके सबको डिस्कस ही नहीं करते, बल्कि आपको ये भी बताते हैं कि 2025 में जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर होगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जनवरी के रिपीट होंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट को आपको स्किप करके बिल्कुल नहीं जा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा ये सेटअप नया आपको लग रहा होगा, क्योंकि हुआ क्या, डिजिटल बोर्ड में कुछ खराबी हो गया है, तो जिस कारण मुझे इस सिस्टम पे आना पड़ा है। और आप लोग इस मुझे उम्मीद है कि सिस्टम पे खूब बढ़िया लगेगा। और अभी तक हमने ऑलरेडी 22 जो हमारा जनवरी का पेपर हुआ था, उसमें सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट दोनों का हम सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो उसको जरूर से देखिएगा। आज हम लोग 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पूरा पेपर विद इन हाफ एन आवर या 24-45 मिनट्स के बराबर मैं आपको कंप्लीट कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जब भी ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको आएगा नोटिफिकेशन का बिल बजा लेंगे तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें आप देखोगे कि मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। हुआ क्या था, जो पिछला वीडियो मतलब 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जब मैं स्मार्ट बोर्ड पे सॉल्व कर रहा था, तो उसी समय आधे से ज्यादा वीडियो में आवाज है, उसके बाद की वीडियो में आवाज नहीं है। तो मैं उसी पीपीटी को यहाँ पे लाया हूँ, आपको डिटेल तरीका से एक्सप्लेन करूंगा और ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन अप्रैल अटेम्प्ट में आएगा और क्या क्या आपको करके जाना है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए मस्कुलर पेन। जब भी मसल्स दर्द करते हैं तो उसमें हीट ट्रीटमेंट यूज करते हैं, जिसमें रेडिएशन यूज कर रहा है, जिसका वेवलेंथ 900 नैनोमीटर हमको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है मुन्ना, अच्छा सर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज सुटेबल फॉर दिस। मतलब बोलना चाह रहा है, अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे तो वहां पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया जाता है। वहां के अगर आप एक चीज पढ़े होंगे, ये वाला फॉर्मूला लैम्डा 1/लैम्डा, जिसको वेव नंबर भी बोलते हो, इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, n1 क्या होता है, कहां से इलेक्ट्रॉन गया, और n2 क्या होता है, यहाँ पर होगा 1/n1 स्क्वायर, यहाँ पर होगा 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन था। अच्छा अब देखो, अगर मैं आपको बताऊं 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलोगे 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ ये कैसे पता चला सर? अच्छा सर, मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो आपको छोटे बचपन में पढ़ाया जाता है, वहां से हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। यानी 900 नैनोमीटर को लिख सकते हैं 900 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी इसको 9 इंटू 10⁻⁻�7 मीटर। अच्छा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला नहीं पता है, मैं आपको बोलूंगा बोर इक्वेशन, बोर्स मॉडल हो गया, क्वांटम मॉडल हो गया, उसके अलावा कुछ कुछ चीजें और है। आपको मैं पूरी केमिस्ट्री का, जो खासकर फिजिकल केमिस्ट्री का जो अपने फॉर्मूले होते हैं, उसका नोट्स मैं अपने टेलीग्राम पे इसका ये पीपीटी भी डाल दूंगा, और इस वीडियो के बाद मैं आपको पूरी केमिस्ट्री का जो नोट्स होते हैं, फॉर्मूला नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो ज्वाइन कर लेना, वहां से डाउनलोड कर लेना। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो, लेमडा हमको निकालना है, यानी वेव नंबर, यानी 1/लैम्डा वेव नंबर होता है आर। जेड स्क्वायर क्या है सर, किसके लिए है सर? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का जेड कितना होता है मुन्ना? हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितना होता है मुन्ना? 1 होता है। अरे हाँ या ना? अरे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मास नंबर 1 होता है ना, तो जेड की वैल्यू 1। तो 1 पुट कर देंगे। आर क्या होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। अब देखो, सेंटीमीटर दिया है तो रिडबर्ग सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो, सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अरे यार, ये भी आपको पता होता है, बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होता है। तो यहां से हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻2 होगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁷। तो 10⁻7 मीटर इनवर्स आ गया क्या, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू मीटर इनवर्स में। यहां पर हमने आर की वैल्यू पुट कर दिया, जेड की वैल्यू 1 है। अब देखो ये क्या है, n2 वैल्यू, कहां से कहां पे ट्रांजिशन हो रहा है। n1 मतलब पहला कहां से इलेक्ट्रॉन, और n2 मतलब कहां पे ट्रांजिशन, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहां गया। तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। वैसे इस ऑप्शन में क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं मैथ वाले स्टूडेंट को। गौर से देखो, लैम्डा हमको 900 चाहिए, मतलब 3 का स्क्वायर होगा तभी 9 होगा। तो ऑप्शन हमको पहला दूसरा तो वैसे ही कट गया, तीसरा या फिर चौथा पॉसिबल है। तीसरा में देखो 5 आ रहा है, और अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे 1/5 का स्क्वायर, क्या बोले, 1/5 का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा क्योंकि नया सेटअप है, बट कोई नहीं, आप लोग उम्मीद करते हैं कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, इतना तो आप समझदार हो। 1/25 का स्क्वायर 1/3 स्क्वायर, ये भी 900 के बराबर नहीं होगा, तो इसको भी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी कट जाएगा। लास्ट ऑप्शन पार्शियल सीरीज के लिए देखते हैं, इनफाइनाइट टू 3 यहाँ पर पुट करेंगे। n2 की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, तो n2 1/ऑल मतलब इनफाइनाइट, और n1 की वैल्यू क्या है, यानी 3 से इनफाइनाइट में जा रहा है। पुट करेंगे यार, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा लैम्डा की वैल्यू 900 नैनोमीटर आ गया। यही आपका आंसर है, यानी फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। मतलब बोलना चाह रहा था कि 4 ऑप्शन दिए हैं,
उसमें से किसमें लैम्डा की वैल्यू जो गिवन क्वेश्चन में है उसके अकॉर्डिंग हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा जो पीडीएफ है इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा वीडियो के मतलब जस्ट बाद, तो आप वहां से चेकआउट भी कर सकते हो। अगर कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम से। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनिक का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? आप एनसीईआरटी चैप्टर एमाइन, कौन सा चैप्टर कह रहा हूं? एमाइंस। अगर आप नहीं पढ़े हो मेरे मुन्ना, मैं फिर कह रहा हूं, एमाइन का स्पेलिंग रुक जाओ, AMINES होता है, ठीक है, एमाइंस। आप एनसीईआरटी, मैंने 12th का पूरा हाईलाइटेड एनसीईआरटी अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी पे डाला है। एमाइन हो गया, अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, हेलो एल्केन हेलो एल्कीन, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आ रहे हैं। पूरे शिफ्ट में आए हैं, अप्रैल अटेम्प्ट में भी आएंगे। तो आपको क्या करना है, एमाइंस में अगर आप देखोगे तो सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थाइलामाइड, उसके बाद आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है? सेकेंडरी, क्या बोला, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के साथ ये टेस्ट देता है, बट टर्सरी अमाइन के टेस्ट कोई टेस्ट नहीं देता। क्यों? क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी के पास एच होते हैं, एसिडिक एच होते हैं। तो प्राइमरी वाला क्या होता है हमारा, रिएक्ट भी करता है, और सोल्यूबल क्या होता है, एल्कली में होता है। किसमें होता है? सोल्यूबल एल्कली में होता है। समझ में आया? सेकेंडरी वाला क्या होता है, ओनली रिएक्शन करता है और इनसोल्यूबल होता है। किसमें? एल्कली में। क्योंकि जैसे एक एच होता है वो एच होता है, इनसोल्यूबल क्या होता है, एल्कली में। ये रिएक्ट भी करता है, सोल्यूबल होता है, रिएक्ट करता है, इनसोल्यूबल होता है। टर्सरी वाला रिएक्ट ही नहीं करता है। तो आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन के बीच में डिस्टिंग्विश करते हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, टेस्ट से रिलेटेड आपको आ सकता है। मेरे चैनल पे आप देखोगे तो ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन करा रखा हूं। तो आप देखोगे ये प्राइमरी अमाइन है, ये वाला प्राइमरी अमाइन है, और ये वाला सेकेंडरी अमाइन है। तो ए सी और ए सी और ई वाला ऑप्शन ये मेरा करेक्ट होगा। ये टर्सरी अमाइन है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ये भी टर्सरी अमाइन है तो पॉसिबल ही नहीं है। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? RSO2Cl, ये हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। यही वाला जो Cl है, ये वाला एसिडिक एसिड से रिएक्ट करके HCl बाहर जाता है। समझ में आया? उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको मैं फिर कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम में खासकर सेल्फ हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अगर आप ये 3 टॉपिक करके जाते हो, आपके क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन बन जाएंगे। और केपी-केसी में रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा था, विच ऑफ द फ्लोइंग हैपेंस, मतलब विच ऑफ द फ्लोइंग हैपन, क्या होगा व्हेन NH4 इज एडेड ग्रेजुअली टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर A2 प्लस का कंसेंट्रेशन दे रखा है और B3 प्लस का आयन का कंसेंट्रेशन दे रखा है 1 मोलर। अब देखो A प्लस का कंसेंट्रेशन यहां मैंने लिख लिया, B प्लस का कंसेंट्रेशन यहां लिख लिया। अच्छा सर, एक बात बताओ, AOH का होल ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा? तुम बोलोगे सर AOH का होल ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा? सर ये हमारा ब्रेक होगा सर A2 प्लस में सर, और सर क्या होगा सर OH माइनस में। अरे ये इसमें तो ब्रेक होगा, अरे बिल्कुल सर। अरे इसी में तो ब्रेक होगा, अरे बिल्कुल सर। अब जैसे ब्रेक हुआ, तुम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे, एस एस तो गैस भी क्या होता है, एस स्क्वायर। वही यहाँ पर हम किया है, तो इसका आगे सॉल्युबिलिटी एस है तो इसका 2s हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ यार मुन्ना। अब देखो A2 प्लस का कंसेंट्रेशन तुमको क्वेश्चन में दे रखा है कितना सर? 1 मोलर। ये देखो 1 मोलर, यहाँ पर मैंने लिख दिया इसकी डाटा 1 मोलर। अच्छा सर, OH का कंसेंट्रेशन अपने को निकालना है, और यहाँ पर केएस भी हमको क्वेश्चन में दे रखा है किसका? OH का होल ट्वाइस का। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो OH का कंसेंट्रेशन कितना आया? 3 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5। ठीक है, सिमिलर भी अगर आप देखोगे तो BOH का होल थ्राइस हमने सॉल्व किया, इक्वेशन बना के KSP करके, तो B3 प्लस का कंसेंट्रेशन जिसकी जितना है 1 मोलर दे रखा है, OH का यहां से निकाले। अब देखो मतलब समझो सर, जैसे OH का कंसेंट्रेशन इससे सर लार्ज होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, जो AOH का होल ट्वाइस है इसका क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलर वे अगर BOH होल थ्राइस की बात करें तो जैसे OH का कंसेंट्रेशन 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 से लार्ज होगा, अपना प्रिसिपिटेशन करना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि NH4OH में आप OH का कंसेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगा। तो अब ये बताओ, इस और इसमें दोनों में लार्ज वैल्यू किसका है? तो बोलोगे इसका लार्ज वैल्यू है। स्मॉल वैल्यू किसका? इसका है। मतलब सर ये वाला वैल्यू पहले रीच करेगा। अरे OH का कंसेंट्रेशन ये छोटा वैल्यू है तो पहले बढ़ जाएगा, और जैसे सर इतना पे पहुंचेगा, कितना, 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पे, तुम्हारा प्रिसिपिटेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये किसका मतलब कॉन्सेप्ट है? अगर आप रिएक्शन कॉन्सेंट वाला चीजें पढ़े होगे, टीएसपी का एप्लीकेशन पढ़े होगे, तो वहां पे पढ़ाया जाता है कि अगर कंसेंट्रेशन एक लिमिट अमाउंट से ज्यादा हो गया, सॉल्युबिलिटी से ज्यादा हो गया, तो प्रिसिपिटेशन बनाना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब BOH होल थ्राइस पहले प्रिसिपिटेट बनाएगा और बाद में क्या बनाएगा, OH होल थ्राइस। तो यानी सेकंड विल बी आवर करेक्ट आंसर। मैंने ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व किया था, इसीलिए आंसर भी ठीक है और सॉल्यूशन भी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप इस वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू आप समझ सकते हैं। मैंने आपको बोलता भी जा रहा हूं, आप लिखते भी चलेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, बफर सॉल्यूशन, इसमें और केपी-केसी में रिलेशन, इक्विलिब्रियम के लिए आपको मेजर क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का, देख के घबराना है, बट मैं फिर कह रहा हूं आपको, बहुत इजी क्वेश्चन। कह रहा है आइस -5 डिग्री पे है
तो -5 डिग्री पे तो क्या होगा, मैंने कुछ चीजें लिखा है अगर आप देख सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर -5 डिग्री पे है तो देखो क्या होगा। तुम बोलोगे -5 डिग्री पे अगर आइस है तो सबसे पहले क्या होगा, 0 डिग्री का आइस बनेगा। उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर फर्दर रेंज करेंगे तो 0 डिग्री का वाटर बनेगा। और अगर टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे तो 0 डिग्री का क्या बनेगा, 100 डिग्री का वाटर बनेगा। फर्दर मतलब ये क्लास आपको कैलोरीमेट्री में 9th में सिखाया जाता है, 10th में सिखाया जाता है आईसीएसई बोर्ड में, और अगर सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपको भी पढ़ाया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको दो चीजें चाहिए। क्या चीज चाहिए सर? सर जब जब हमारा फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो फेज चेंज के किस में, इंट्रोपी जो होता है डेल्टा एच अपॉन टी होता है, समझ में आया। वही जो हमारा इंट्रोपी होता है जब हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, डेल क्यू बाई टी होता है, समझ में आया। T1 टू T2 टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है। अब यार कुछ नहीं, आपको बस इस फॉर्मूला को देखना था, कहां पे फॉर्मूला सही अप्लाई हुआ है। यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, एनसीपीडीटी, तो हमारा क्या हो जाएगा, सीपी एन टी dt हो जाएगा। किसके केस में, जब हमारा क्या चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो। और क्या कह सकते हो, फेज क्या हो मुन्ना, कांस्टेंट हो। इस दोनों के केस में आप क्या लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला। और अगर मान लो हमारा फेज चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये वाला फॉर्मूला। सर -5 से 0, सर क्या हो रहा है सर, सर फेज से में टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला सीपी एनटी डीटी। और यहाँ कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर 273 केल्विन होता है, तो -5 डिग्री में बेटा -5 ऐड कर देंगे, यानी सर 268 हो जाएगा। तो 268 से क्या हो जाएगा, 273, देखो कहीं पर दिया हुआ है 268 273 सीपी एम, मतलब मोलरिटी दे रखा है, तो एम और एम के बराबर होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मोलर लेते हैं बेसिकली, समझ में आया। फिर डेल्टा एच बाई टी, यहाँ पर क्यों सर, क्योंकि सर 0 डिग्री आई से 0 डिग्री वाटर में जा रहा है, तो डेल एच बाई डी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्या है सर, ये वाला जो हमारा टेम्परेचर, अरे ये वाला टेम्परेचर इस पेज का है, और ये वाला टेम्परेचर किस पेज का है, जहां पर फेज चेंज हो रहा है, इस वाले का। और यहाँ पर देखो 273 से 373 इस वाले फेज का हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, और जो हमारा 373 383 इस वाला फेज का है, समझ में आ गया। इजी क्वेश्चन, बस फॉर्मूला लगाना था, कैलकुलेशन नहीं था, आप कर लिए होगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भैया मैं फिर कह रहा हूँ बायोमोलिक्यूल, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, बायोमोलिक्यूल आपको कुछ नहीं करना है मुन्ना। बायोमोलिक्यूल के लिए क्या करना है, थोड़ा ये नया बोर्ड है, दिक्कत हो रहा है लिखना, बट कोई नहीं। बायोमोलिक्यूल में आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड कर लो, मैंने ऑलरेडी नोट्स दे रखे हैं। उसके बाद आपको एग्जाम्पलर सॉल्व करना है, जो मैंने पूरे टेलीग्राम पे, मतलब अपने चैनल पे कराया है, टेलीग्राम पे लिंक भी डाल दिया है। तो आपको पूरा डिटेल तरीका से करना है, और अगर इतना करके ले जाते हो उससे बाहर कुछ नहीं आता है जनरली। फ्रक्टोज कह रहा है डू नॉट एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं होता है, फिर भी टॉलेंस टेस्ट देता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज क्या होता है, रिड्यूसिंग सोलर होता है, ये हमारा टॉलेंस भी देगा, बेंडिक्ट भी देगा, फेलिंग भी देगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा कह रहा है ये एनसीईआरटी से बाहर का है, बट एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में ग्लूकोज, मतलब फ्रक्टोज जो होता है ग्लूकोज में चेंज होता है रिएजमेंट होकर, बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में फ्रक्टोज इंटरचेंज होकर ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज इंटरचेंज होकर माल्टोज बनाता है, ये रिएजमेंट होकर, हमारा पास मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में दिया हुआ, बट आपको पता होना चाहिए इंटरचेंज वाला प्रोसेस होता है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, अगर आप बायोमोलिक्यूल पढ़ के जाते हो, एनसीईआरटी एग्जांपल लगा के जाते हो, क्वेश्चन बन जाएंगे। टॉपिक वाइज तो सॉल्व करना है जो मैंने दिया है। भैया आपको मैं क्या बोलूं, जीओसी में चिल्ला चिल्ला के बच्चों को बोल रहा हूँ, मेरे मेंटोरशिप में 50+ बच्चे हैं ऑलरेडी। सारे बच्चों को 1-to-1 कॉल करके मैं सारे इंपोर्टेंट टॉपिक लिखवाया हूँ, आप लोगों को भी मैं बताया हूँ यूट्यूब पे। मैं फिर कह रहा हूँ कि एरोमेटिसिटी हो गया, हाइपर कंजुगेशन हो गया, रेजोनेंस हो गया, और उसके अलावा इंडक्टिव इफेक्ट। अगर आप ये 4 चीज जानते हो ना, जीओसी में क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। भैया कह रहा था क्या है, ऑर्डर बता दो। हमको पता है स्टेबिलिटी में ऑर्डर सबसे कम ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में कितना होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एंटी एरोमेटिक में होता है सर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं समझ में आया। और सर नॉन एरोमेटिक में सर इलेक्ट्रॉन गिनना ही नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस कंजुगेशन ब्रेक हो रहा होता है। सर 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है सर, और 8 मतलब 8 कार्बन है, तो सर नॉन एरोमेटिक बन जाता है, आपको पता होगा। 6 कार्बन का सर 4n+2 पाई पे फिट हो रहा है, तो एरोमेटिक आ गया, ये एंटी एरोमेटिक आ गया। भैया क्यूआरपी, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता यार, मैं सच बता रहा हूँ। जीओसी नहीं पढ़े हो प्लीज पढ़ लीजिएगा, इससे आपको 2 क्वेश्चन। इसके अलावा आप एक क्वेश्चन आता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस से, 2 क्वेश्चन आया इसी शिफ्ट में, मैं वो भी दिखा दूंगा, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला, क्लास 11th में दिया हुआ है, समझ में आया। इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा था ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हुआ मुन्ना, रिपीट हुआ है। मैं फिर कह रहा हूँ अप्रैल टर्म में मोल कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये 2000 मतलब 25 में 22 जनवरी को भी आया था। कह रहा था 2.8 इंटू 10⁻³ मोल ऑफ CO2, तो मैंने CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए लेफ्ट। अच्छा, कब, जब इतना मॉलिक्यूल तुम हटा दिए, x ग्राम था, तो बेटा टोटल तुम्हारे पास x था, इससे तुमने क्या किया 10⁻23 मॉलिक्यूल हटा दिए, तो बचा कितना सर 2 इंटू 10⁻, सर कितना मोल। तो बेटा यहाँ मोल है, तो यहाँ पर भी मोल करना पड़ेगा, तो मोल करने के लिए Na से डिवाइड करेंगे। अच्छा सर यहाँ से मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से, आंसर आ गया। अरे ये मोल आ गया, टोटल मोल इतना था, इतना सर लेफ्ट हुआ, इतना मोल बच गया,
अरे टोटल मोल इतना था, इतना को तुमने खर्च कर दिया तो इतना ही तो बचेगा। वही वाला क्वेश्चन है यार। देखो मैंने मोल मिली मोल दिया था, देखो यहाँ पर गौर से देखो, एक्स मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को मैंने ग्राम में बदला तो 10⁻³ मोलिकुलर मास से ये डिवाइड किया तो मोल निकल गया। इतना मोलिक्यूल तो यानी इससे मोल निकाल दिया। कैलकुलेशन इजी था यार, मैंने सॉल्व करके आपको दिखा रखा है, बहुत इजी कैलकुलेशन, मोल मोल का इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डेट एक्सिस ऑफ एल्कली, ये 2025 का 23rd शिफ्ट का 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का सबसे बेस्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें एल्डोल और केनिजारो, क्या बोल रहा हूं, पहले एल्डोल होगा और आफ्टर दैट क्या होगा, केनिजारो होगा। और एल्डोल केनिजारो उतना अच्छा से होगा वही बच्चा कर पाएगा जिसको डिटेल पता होगा एल्डोल क्या होता है, केनिजारो क्या होता है। समझो यहाँ पर इसके पास क्या है, एसिडिक एच है, अगर इसके एक एच को यहाँ से हटाते हैं, इसके पास एक एसिडिक एच है, तो बेटा इसका 2 मोल लोगे, तो मैंने करके दिखाया, देखो यहाँ पर ये मैंने लिया है। अब देखो इसका यहाँ पर एसिडिक एच है, ये एसिडिक एच हटाएगा, इसी के दूसरे, अब देखो यहाँ पर क्या था, SCHO, ये एल्डिहाइड है, ये लेस स्टैंडर्ड ग्रुप है, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, यहाँ से बॉन्ड ओपन होगा मुन्ना, यहाँ पर माइनस आएगा, और हमारा सॉल्यूशन में क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर H हटा था, एसिडिक H यही जाके चिपक जाएगा, तो ये बन गया। अब देखो ये वाला ग्रुप बना, ये वाला हमारा पूरा बना, फिर क्या होगा, एसिडिक H इसके पास फिर है, यहाँ से एक्सिस में है क्या, SCHO, फिर से इसके पास अटैक करेगा, फिर हमारा ये कंपाउंड बनाएगा, फिर से हमारा इसके पास अल्फा है, जब है नहीं तो अब केनिजारो होगा। पहले कितना, एल्डोल एल्डोल, 2 बार एल्डोल हुआ, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, एक बार एल्डोल यहाँ पर, एक बार एल्डोल यहाँ पर, उसके बाद क्या हुआ, केनिजारो हुआ। अब केनिजारो क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा एच नहीं है, तो क्या होगा, जो हमारा लेस हिंडर्ड ग्रुप है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन, मोर रिएक्टिव, लेस हिंडर्ड, और जो मोर हिंडर्ड ग्रुप है इसका क्या होता है, रिडक्शन। तो हमारा एल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, और जो हमारा SCHO ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, और क्योंकि बेसिक ग्रुप था तो सर H जो था वो हट जाएगा, HCOO- बन जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, इससे बेहतर क्वेश्चन मैकेनिज्म वाला हो नहीं सकता है। एल्डोल केनिजारो आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप नहीं किए हो मेरे मुन्ना मेरे प्यारे, जरूर से कर लीजिएगा। लेमन रिएक्शन का मैंने 4 दे रखा है, टेलीग्राम पे सब दे रखा हूं भैया, आप वहां से जाओ, डाउनलोड करो और मेहनत करना स्टार्ट करो। ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा खुद से, सॉल्यूशन है, नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू सेम पीरियड, मैं आपको फिर कह रहा हूं, डी एंड एफ ब्लॉक में कुछ नहीं पूछ रहा है भैया, पता नहीं उसको अलग ही प्यार हुआ है, वो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर आप डी एंड एफ ब्लॉक नहीं पढ़े हो, कम से कम ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कल से जरूर जाइएगा। देखो ये क्या है, 3D सीरीज है, नीचे मैंने ये 5D सीरीज 4D सीरीज ऊपर होना चाहिए और ये 5D सीरीज नीचे होना चाहिए, बट कोई नहीं, इंटरचेंज हो गया मेरे से, 5D सीरीज यहाँ है। और मैंने क्या किया, आपको बस यहाँ पर पूछ रहा था कौन अलग पीरियड से बिलोंग करेगा। अरे भैया एलिमेंट याद हो का, स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ला हफ्ता वरना रहमान उस्मानी इरफान से पिटाई और होगी, यारी जरा निभार। मैंने निमोनिक्स अपने तरीका से याद कर रखा, आप अपनी तरीका से याद करके रखिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी एन एफ ब्लॉक को जरूर से करके जाइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी से आ रहा है, किसी भी शिफ्ट में आप देखोगे तो। हमसे पूछ रहा था कौन अलग पीरियड में बिलोंग करेगा, भैया देख लो, प्लेटिनम पीटी अलग पीरियड में बिलोंग करता है, बाकी सेम तो सेम पीरियड में बिलोंग करता है। इजी क्वेश्चन डी एन एफ ब्लॉक। अगला, द डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया CO2+, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। तो 27 मैंने लिख दिया, 3D7 4s2, लेकिन जैसे CO2+ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 4s2 से पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, 3D7 आ गया। अब देखो बोर मैग्नेटम वैल्यू दिया हुआ है, बोर मैग्नेटम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है मेरे मुन्ना, बोर मैग्नेटम वैल्यू का फॉर्मूला होता है N × N+2। हाँ या ना, मतलब सर N जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बताता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड। देखो यार हैंडराइटिंग थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं बैठ रहा है इस पे, बट धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, प्रिंट टाइप भी बढ़िया होने लगे, बट कोई नहीं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो सर, जितना हमारा जैसे 3.95 है, तो गौर से आप कैलकुलेट करोगे 3 के लिए तो 3.95 ही आएगा। तो जितना हमारा 3 पॉइंट से पहले जो भी नंबर होता है, इंटीजर होता है, उतना ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो इस बात का ध्यान रखना, पॉइंट से पीछे जो नंबर है, जैसे देखो x.35 होगा तो x नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, x नंबर ऑफ क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट आपको पता जाता है, मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, मतलब बोर मैग्नेटम वैल्यू जब निकालते हो तो आपको टीचर बता देते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3। अब देखो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 है सर। अच्छा सर, तो मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होगा, देखो यार यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। अरे 7 इलेक्ट्रॉन को कैसे सजाओगे कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5, एक एक इलेक्ट्रॉन, 5 मतलब 6 7, तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको आप CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में ब्रेक करोगे तो क्या होता है, T2G ऑक्टाहेड्रल और EG होता है। ये सब मैंने आपको बना के दिखाया है यार, बहुत डिटेल तरीका से स्मार्ट बोर्ड पे आपको डिस्कस करता हूँ। उम्मीद करते हैं पेन टैब से जब अगला चैप्टर मतलब
25 का 23rd जनवरी का सेकंड शिफ्ट डिस्कस करूंगा, तो उसको प्लेन टेक्स्ट से ही करूंगा और बहुत शानदार तरीका से लिख के करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि प्लेन टेक्स्ट वाला आप लोग पसंद करोगे या नहीं करोगे, ठीक है? पसंद करोगे तो मैं जरूर रिकॉर्ड करूंगा। अभी हमारा डिजिटल बोर्ड खराब हो चुका है, तो मुझे इसी से करना पड़ेगा। अब देखो भैया T2GEG में यार इलेक्ट्रॉन से जाना, तो 1 2 3 4 5 लो स्पिन था। क्यों कह रहा है लो स्पिन? अब ध्यान से समझो, अगर हाई स्पिन होता तो पेयरिंग हो जाता, तो पेयरिंग वेयरिंग होगा नहीं, तो यहाँ पर T2GEG में हमको इलेक्ट्रॉन, T2G में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। अरे 3 और 2 5, ईजी में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाना था, क्लास 12 का बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए क्या सर? डेल्टा जी क्या होता है? मास पे इंडिपेंडेंट करता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वहीं पर अगर बोलूं ईएमएफ सेल क्या होता है? मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है किस पे? मतलब हमारा एन पे, मतलब नंबर ऑफ मोल वगैरह पे इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अरे नहीं समझ में आया, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, मैं तो ऐसे याद कर रखा हूँ। देखो सर, यानी हमको दे रखा है, इससे हमको यहां पर जाना है, मान लेते हैं इसमें डेल्टा जी 1 है, इसमें डेल्टा जी है, तो सीधे हम जो ईएमएफ सेल होता है ना, उसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हमको डेल्टा जी को ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर सर इसके लिए हम डेल्टा जी को जी बोलते हैं, जी3 बोलते हैं, तो जी3 क्या होगा? जी1 प्लस जी2 होगा। और जी1 को क्या लिख सकते हैं? एन एफ नॉट से लिख सकते हैं। यहां से आपने फॉर्मूला पुट किया, और एन से एन, हमारा एन1 की वैल्यू, एन3 की वैल्यू कितना है सर? एन3, यानी सर 6 से 2 में, तो कितना का इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ मुन्ना यहाँ से यहाँ तक? तो 4 का इलेक्ट्रॉन चेंज। ई नॉट सेल हमको निकालना है सर, एन1 की वैल्यू, यानी सर यहाँ से यहाँ कितना का चेंज हो रहा है सर? सर +3 का चेंज हो रहा है। अरे यार +6 से सर +3, तो 3 का चेंज हो रहा है, मैंने वही 3 लिया है। और यहाँ पर N2 कितना है मुन्ना? गौर से देखो, 3 से 2 में, यानी +1। फॉर्मूला पुट किया, आंसर सॉल्व किया सर, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत इजी क्वेश्चन, बट फिर कह रहा हूं आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिस करके जाओगे। बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिटो क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, वर्नियर थ्योरी का क्वेश्चन आया है। मैं आपको पहले भी बोला हूं कौन कौन से 2 चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है मुन्ना, उसके अलावा सर एक और चैप्टर आप बता दो, मैंने बोला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 2 चैप्टर को आप बहुत डिटेल तरीका से आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसमें, और खासकर इसमें भी कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, सीएफटी, वीबीटी, वर्नियर, इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। आइसोमेरिज्म, ठीक है। CrCl3.xH2O exist as a 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सोज एज ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टीएफ दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है मुन्ना, मोलरिटी दे रखा है, केएफ दे रखा है। तो आपने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम होता है। आई क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फैक्टर बोलते हैं, ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितना है। तो आप यहां से देखोगे मुन्ना, सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू यहां से 3 आ रहा है। जब आपने सॉल्व किया, मतलब सर जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वो ब्रेक होकर 3 मॉलिक्यूल बनना चाहिए। मैं ऑप्शन 1 में चेक कर रहा हूं, सर ये ब्रेक होगा सर टोटली, आयनाइजेशन 100% है, तो सर ये ब्रेक होगा सर, कॉम्प्लेक्स तो ब्रेक होता नहीं है, तो ये ब्रेक होगा सर, इधर 2 और इधर 2 आए, तो इधर कितना आई की वैल्यू 3 हो गया इसके लिए। यहाँ पर सॉल्व करोगे, आई की वैल्यू 4 आ रही थी, यहाँ की आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, ये ब्रेक ही नहीं होगा, समझ रहे हो? डिसोसिएटिव में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी अब उसके हिसाब से आई की वैल्यू 3 किस ऑप्शन में आ रहा है सर? पहला वाला ऑप्शन में, आंसर पहला आ जाएगा। वर्नियर थ्योरी का ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में और आपको बेसिक टीचर क्लासरूम में कराए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, व्हाट अमाउंट ऑफ ब्रोमीन विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 2 ग्राम ऑफ फिनॉल। तो भैया आपको ऑर्गेनिक के साथ मोल कॉन्सेप्ट, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में पहले देखने को मिलते थे, अब उसको मेंस वाले को भी प्यार हो गया और ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। देखो आपको ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोला जाता है, इसमें आपको मास वगैरह दे रखा है। देखो मैंने क्या रखा, ये फॉर्मूला लगा, इसमें बस एक चीज ध्यान रखना यार, ये जो H है यहाँ पर ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो 3 H है ये हट के 3 Br हो जाता है और 3 HBr बाहर चला जाता है। अब मतलब एक बात बताओ, इसका 2 ग्राम दे रखा है, तो इसको मोल निकाल लोगे सर, C6H5, ये क्या है मुन्ना? यही हमारा फिनॉल, ये क्या है मुन्ना? फिनॉल। अगर आप देखोगे मुन्ना, फिनॉल का मोलिकुलर मास 94, तो इसके 1 मोल से 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ब्रोमोफिनॉल का कितना मोल बनना है? तुम बोलोगे मुन्ना Br2 का हमको मोल पूछ रहा था, तो सर इसका 1 मोल लेते हैं, तो ब्रोमीन का 3 मोल यूज हो रहा है, तो वही मैं लिखा हूं 1 मोल ऑफ फिनॉल रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ Br2, तो 2/94 मोल जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितना मोल यूज होगा? तो अरे 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 2/94 के लिए 2/94 into 3, यहां सॉल्व करोगे 10.22 ग्राम आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, बस आपको ये रिएक्शन, ऑर्गेनिक का रिएक्शन और डराने के लिए आपको मोल कॉन्सेप्ट बेसिक लेवल का आना चाहिए, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, बात स्किप करके जाना फिजिकल में। द करेक्ट सेट ऑफ आयन विच हैव सेम कलर। देखो जनरली क्या होता है, टीचर बोल देते हैं अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम हो तो तुम्हें कलर सेम दिखाई देगा, बट हमेशा इट इज नॉट ट्रू। केमिस्ट्री है, रियल लाइफ में भी जैसे तुम कहते हो ना कि सर होना चाहिए ऐसे, बट ऐसे हो नहीं रहा है, उसी तरीका से केमिस्ट्री है बेटा। यहाँ पर जो एक
नॉर्मल ट्रेंड होता है, जैसे 4 क्वेश्चन में लगाओगे फिर कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा, इसलिए केमिस्ट्री डेंजर है बट स्कोरिंग है। तो आपको याद होना चाहिए। मैं कलर से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि मतलब पूरा छोटा वीडियो बना दूं, तो वीडियो अपने चैनल पे डाल दूंगा, जहां पे जितने इंपॉर्टेंट कलर है सारा बता दूंगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए V2 प्लस, CR3 प्लस, MN3 प्लस का वॉयलेट कलर होता है, यही तीनों का सेम कलर होता है। ये जिस बच्चों को याद होगा, सॉल्ट एनालिसिस बेसिक लेवल पे करके गया होगा, वो कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन मॉलिक्यूल ऑन क्लोरिनेशन अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन गिव्स टू डाइक्लोरो प्रोडक्ट। मैंने बोला हेलोजिनेशन का क्वेश्चन है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। CH3 CH2 CH3 हमारा क्या, प्रोपेन। ये क्या है अपना, प्रोपेन। प्रोमेन को तुम Cl2H2 के प्रेजेंस में कराते हो तो डाइक्लोरो, मतलब सर दो क्लोरीन आ गया, यहाँ पर क्या होगा मुन्ना, दो क्लोरीन आ गया, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बना, ठीक है जी, हाँ या ना, हाँ सर, डाइक्लोरो प्रोडक्ट बना। अच्छा, उसके बाद क्या कहना चाह रहे हैं, दो डाइक्लोरो प्रोडक्ट, यहाँ तो एक ही कारण, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जैम, और इसको क्या बोलते हैं, विक। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, विक। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में पढ़े होंगे। इसको बोलते हैं जैम, एक ही कार्बन पे दो हाइड्रो हाइड्रो मतलब हेलो एल्केन है, इसको बोलते हैं विक, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो है वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो भैया एक ही कार्बन से दो सेम ग्रुप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ये देखो, पहला ग्रुप अलग, दूसरा ग्रुप अलग, तीसरा ग्रुप अलग, चौथा ग्रुप अलग, यानी ये वाला जो कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। फिर कह रहा है जो एक्स बना उसको हम क्या करा रहे हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्लोरीनेशन कराएंगे तो कितने क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट है मुन्ना, एक बार इस यहाँ पर सीएल लगा सकते हो, इस बार यहाँ पर सीएल लगा सकते हो, इस बार यहाँ पर सीएल लगा सकते हो, इस बार यहाँ पर सीएल, तो टोटल कितना प्रोडक्ट पॉसिबल है, 5 प्रोडक्ट पॉसिबल। यही अपने आंसर को क्वेश्चन पूछ रहा था और यही आंसर है। मैं फिर कह रहा हूँ, हेलोजिनेशन का इजी क्वेश्चन आता है, आप कर सकते हो। आप प्रैक्टिस अगर कियोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, एनसीईआरटी रीड कीजिए, मैंने हाईलाइटेड एनसीईआरटी दी है, एनसीईआरटी एक जबरर कीजिए, क्वेश्चन का आइडिया लगेगा। ये जो सीरीज कर रहे हैं, सीरीज को जरूर से फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको जेई मेन के एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे बनता है वो आइडिया लग रहा होगा। एनसीईआरटी एक चैप्टर के बाद टॉप यूआईक्यू पिछले साल के आए हुए इतना क्वेश्चन करके जाएंगे आप आराम से। मैं फिर कह रहा हूं 70 to 80 नंबर केमिस्ट्री में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना चीज करके मिनिमम जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, मैथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अरे भैया, केमिकल बॉन्डिंग में कौन हाइपोवैलेंट होता है, कौन हाइपरवैलेंट होता है, कौन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, सही बात है, जिसमें 8 से कम होगा हाइपो, कम इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 से ज्यादा होगा सुपर। तो आपको क्या देखना था, NO2 NO2 NO और NO2 याद होगा। बच्चा केमिकल बॉन्डिंग एक बार भी पढ़ी होगी। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, आप मेरे को कमेंट में बताना। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन से होते हैं, क्या ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, आप कमेंट में बताइएगा है या नहीं। ClO2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ClO ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये सब बताइएगा। यहाँ पर हमसे कह रहा था आप ऑड इलेक्ट्रॉन गिनोगे, भैया ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ये दोनों, तो हमारा पहला ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर कह रहा था BCl3 AlCl3, भैया गौर से देखोगे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, बैलेंस में शेयरिंग के बाद भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यानी इसको बोलते हैं क्या, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझ रहे हो, हाइपोवैलेंट इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपर हाइपोवैलेंट, H2SO4 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया PCl5, ये 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने बैलेंस में, क्यों, क्योंकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। वहीं पर CCl4 जो हमारा CCl4 और CO2 कंप्लीट ऑक्टेट है, क्योंकि इसमें कोई सुपर ऑक्टेट या एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं है। इजी क्वेश्चन था भैया। नेम्ड रिएक्शन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, नेम्ड रिएक्शन का मैं सीट दे रखा हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएंगे। नेम्ड रिएक्शन का मैंने सीट दे रखा है टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, डाउनलोड कीजिए। ये सारे रिएक्शन आपको एनसीईआरटी क्या, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्लास 12 के एनसीईआरटी पढ़ के जाओगे, एग्जाम्पल लगा के जाओगे, टॉप वाइज चैप्टर वाइज करके जाओगे, आपके एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक में छूटेगा नहीं, इस बात की मैं गारंटी कह रहा हूँ आपको। पेपर दे के आना, फिर मेरे से बात कर लेना, आप भरोसा नहीं हो तो। स्वार्ज रिएक्शन क्या होता है, आप आपको मिलाना है स्वार्ज रिएक्शन, मतलब यहाँ पर क्या बनना है, इसको क्या बोलोगे, फ्लोरो क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इथाइल फ्लोराइड। ये क्या है अपना, इथाइल फ्लोराइड। ये क्या है मुन्ना, गौर से देखो, क्लोराइड है। क्लोराइड यहाँ पर दिख रहा है आपको, कहीं पर क्लोराइड दिख रहा है, हाँ यहाँ पर साइनो भी लेते हैं, तो ये यहाँ, अरे यार यहाँ पर PHCN भी इससे बनाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, साइनो बेंजीन, समझ रहे हो ना। यहाँ पर 3 ग्रुप होता है, Cl होता है, Br होता है, I होता है। सेंटमियर रिएक्शन में आप देखिए एनसीईआरटी में साइनो क्या होता है, बेंजीन, साइनो बेंजीन भी बना सकते हो इससे। आप आंसर देख लो अगला, फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पर क्या बनता है, इससे इथाइल बेंजीन बनता है, इसको क्या बोलते हैं यार, ये वाला ना थोड़ा सा लिखने में हल्का सा दिक्कत हो रहा है, बट एनी हाउ आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। इथाइल क्या है, ये इथाइल, ये वाला है ना ग्रुप। अब देखो यहाँ पर इथाइल है, तो 2 कार्बन हो सकता है, मैंने एक कार्बन का एग्जांपल लेके समझाया। यहाँ पर R कुछ भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर C2H5 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन बन जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है, तो इजी क्वेश्चन है, नेम्ड रिएक्शन है यार, बहुत आसान है, आप कर लिए होगे, बन गया होगा यार। फिर से कह रहा हूँ, ये किसका है, केमिकल बॉन्डिंग। मैंने आपको बार बार बोला केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
देखो हैंडराइटिंग सही बनने लगा ना। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर डिटेल तरीका से नहीं करके जाइएगा, ये क्वेश्चन बच्चा बोलेगा पी ब्लॉक का, मैं कहता हूं आप केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से करके जाओगे तो भी कर ले जाओगे। पीएफ3 एग्जिस्ट बट एनएफ3 डज नॉट, सही बात है, पीएफ3 एग्जिस्ट करता है बट एनएफ3 एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि देखो फास्फोरस क्या होता है ना, फास्फोरस के बगल में, फास्फोरस पहले थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, तो पीएफ3 यहाँ पर कह रहा है, पीएफ5 नहीं कह रहा है मुन्ना, अगर पीएफ5 भी होता तो सही होता, यहाँ पर पीएफ3 कह रहा है, पीएफ इधर एफ इधर एफ, आसानी से एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। एनसीएफ5 भैया, नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कहां से कराएगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कहां से कराएगा, नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कहां से कराएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये वाला जो चीज है ये पॉसिबल नहीं है, समझ में आ रहा है। उसके अलावा SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा बट रिड्यूसिंग की तरह काम नहीं करेगा। देखो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने 2000 मतलब अगर पिछला जो मेरा 22 जनवरी का जो शिफ्ट हुआ ना उसमें मैंने बताया है, क्या बताया है, 4 से ये में जा सकता है, SO2 से SO3 में जा सकता है, बिल्कुल सर। सर SO2 से नॉर्मल सल्फर में भी जा सकता है, अगर मान लो इससे स्ट्रॉन्ग कोई रिड्यूसिंग एजेंट आ जाए तो SO2 को रिड्यूस कर देगा, सर -2 में जा सकता है, तो बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करेगा, यही करेक्ट है। पीएच3 सो लोअर बॉन्डिंग पॉइंट प्रोटॉन एफिनिटी देन NH3, बिल्कुल सही बात है। केमिकल बॉन्डिंग में सब कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। NO2 डायमराइज, सही बात है, NO2 डायमराइज होकर N2 4 बनाता है, पैरामैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था और इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होकर डायमैग्नेटिक बना लेता है। इजी क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ पी ब्लॉक छोड़ के भी जाओगे लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कर ले जाओगे मुन्ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेस लेंजे टेस्ट, मैं फिर कह रहा हूँ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस में ड्यूमाज मेथड, जेंडाल मेथड, कैरियस मेथड, लेस लेंजे टेस्ट, इस सबको प्लीज करके जाना। मैंने इस दोनों का पीडीएफ क्या करूंगा, ये जो दोनों मतलब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला प्यूरिफिकेशन वाला, इसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, ये और फॉर्मूला में दो चीजें डालूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, और इसका पीपीटी तो डाल दूंगा। देखो लेस लेंजे टेस्ट में होता क्या, पहले सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड में चेंज करते हो सोडियम के प्रेजेंस में, ठीक है, और जैसे हमारा आयनिक कंपाउंड चेंज हुआ तो जो भी सोडियम एक्सट्रैक्ट बना, क्या बोला, सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम के साथ जो रिएक्ट किया, तो उसको क्या करते हो फिर FeSO4 के साथ पास कराते हो, तो यहाँ पर FeSO4 FeCN6 होल 4 माइनस बनाएगा, फिर वो Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट करके Fe3 प्लस बनाता है, और Fe3 प्लस क्या करता है, जो हमारा FeCN होल 6 है उसके साथ प्रेसियन ब्लू कलर का कंपाउंड बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी पूछ सकता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर से करके जाइएगा। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, वही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स डेट सोच फेशियल मॉड्यूल, भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर आप कायदे से एनसीईआरटी पढ़े होगे तो फेशियल मेरिडुअल क्या टाइप का कंपाउंड दिखाता है, Ma3B3 टाइप का एलिमेंट दिखाता है, जहां पर तीनों एक टाइप का हो, तीनों एक ही तरफ हो, और यहाँ पर तीनों एक तरफ ना हो। अरे यार यही तो पढ़ाया जाता है, तीनों एक ही तरफ हो और तीनों एक तरफ ना हो, ठीक है मुन्ना, यहाँ पर तीनों एक तरफ नहीं है, यहाँ पर तीनों देखो एक ही तरफ, ये तीनों जो ग्रुप है ना मुन्ना, ये तीनों ग्रुप हमारा क्या एक तरफ है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं फेशियल, एक ही फेस की तरफ है, इसको क्या बोलते हैं फेशियल, इसको क्या बोलते हैं मेरिडोलियन, समझ रहे हो। तो ये हमारा Ma3B3 का कौन कंपाउंड है, इजी क्वेश्चन यार, बस इसमें देखना था। अगला क्वेश्चन, फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम फ्लोइंग टेबल कैन बी मतलब सोन। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको कैसे दिख रहा है, सर पूरे सॉल्व करके लाया हूं ना, मैं डिजिटल बोर्ड पे सॉल्व किया था, वही सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। आपको अगर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखोगे सेकंड की पावर 1, तो रेट कांस्टेंट से क्या तुमको आइडिया लग जाएगा कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ रहे हो। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो यहाँ से इसका फॉर्मूला पता होगा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है 2.303 by t log A0 by AT। अब हमको A0 और AT, अब देखो क्या कहता है, t इक्वल टू 0 पे टोटल प्रेशर कितना था 0.6, तो ये 0.6, ये 0 और ये 0, t इक्वल टू 100 सेकंड के बाद कितना हो गया 0.6 माइनस x, ये x by 2। अब हमको कुछ नहीं करना है मुन्ना, हमको रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 4.606। अच्छा डाटा ऐसा देगा कि जो इजी सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो ना, डाटा आपको क्वेश्चन में ऐसा देता है जो इजी सॉल्व हो जाए, तो 4 into 4.606 10⁻2 इंटू सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से पूरा सॉल्व करने के बाद देखो लाइन बाय लाइन मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू कितना निकल गया 495, यहाँ के बाद आप इधर गए हो, यहाँ के बाद आप इधर गए हो, ठीक है, और इधर के बाद फिर नीचे आए, तो 4 into 10⁻9 हमको निकल गया 594, हमारा आंसर था, कैलकुलेशन था, बहुत इजी क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स का, 12th वाला 3% केमिकल काइनेटिक्स से फिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कई बार 2 क्वेश्चन आ गया है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जरूर से करके जाइएगा, मत स्किप कीजिएगा, मूल कॉन्सेप्ट मत स्किप कीजिएगा, ये सब चैप्टर बोल रहा हूँ उसको स्किप करके ही मत जाना। अगला क्वेश्चन किसका आ गया, 1 मिलीमोलर दिया हुआ है सोल्यूशन इथाइलिन डायमीन का, प्रोड्यूस पीएच दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर H+ का कंसंट्रेट, H+ इक्वल टू क्या होता है माइनस, मतलब मैं आपको फॉर्मूला बताना चाहता हूँ पी और H+ में कंसंट्रेशन क्या होता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, पीएच इक्वल टू क्या होता है मुन्ना माइनस ऑफ H+ का कंसंट्रेशन, समझ रहे हो ना, तो बस वही फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, यही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और आंसर अपना पा लिया, माइनस का पीएच इक्वल टू माइनस का H+ कंसंट्रेशन, समझ रहे हो, और माइनस का H+ कंसंट्रेशन में मतलब लॉग ये वगैरह वो करके आपको पता होता है फॉर्मूला। सर आयनाइजेशन कांस्टेंट ये भी दे रखा है, अच्छा सर, और हमको ये भी कह रहा है
कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अपन निग्लेक्ट कर देंगे रिस्पेक्ट टू टी। तो मैंने क्या किया, टी इक्वल टू 0 पे इसका कंसंट्रेशन दे रखा था, टी इक्वल टू 2 पे कितना हो जाएगा माइनस एक्स, और ये एक्स बन जाएगा, ये एक्स बन जाएगा। तो सर हमको क्वेश्चन में एच प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू माइनस 9। अरे यार अभी तो बताया यार, पीएच दे रखा है, उससे एच प्लस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो। और यहाँ पर क्या दे देखा, एच ओ एच का कंसंट्रेशन जैसे हम पीएच, अरे यार एच प्लस, या फिर हम ऐसे बताओ तुमको, एच प्लस मुन्ना ध्यान से समझोगे, और ओ एच माइनस का अगर आप कंसंट्रेशन ऐड करते हो तो ये कितना निकलता है, ये 14 के बराबर निकलता है, ठीक है। पीएच अगर और लिख दो, पीएच प्लस पीओएच, समझ रहे हो ना, पीएच प्लस पीओएच कितना निकलता है, 10 टू द पावर 14 निकलता है। अरे यार आपको पता है यार, ये सब चीजों में बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप जैसे एच प्लस का कंसंट्रेशन निकाले, ओ एच का कंसंट्रेशन निकल गया, अरे यार 9 प्लस 4 14 तो हो गया ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन 14 पे होता है, पता तो होगा। तो यानी x की वैल्यू, OH का कंसंट्रेशन आ गया 10 टू द पावर, और जैसे OH का आया तो सर यहाँ से इसका x, इसका भी वैल्यू x है। अच्छा 10 टू द पावर, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस x को आप 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो जो डिसोसिएशन हो रहा है, तो मैंने 10 पावर 3 लिख दिया। तो भैया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन के भी बराबर क्या होता है, के भी बराबर यहाँ पर क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में क्या, OH का कंसंट्रेशन, और इधर कितना है सर, इथाइलिन डाइमाइन, EN का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या है सर, इथाइलिन डायमाइन। अरे नहीं समझ में आया, रिएक्टेंट में क्या है सर, इथाइलिन डायमाइन है, तो क्या है EN का कंसंट्रेशन, यहाँ क्या है EN प्लस पॉजिटिव है, समझ रहे हो ना, प्रोटोनेट हो गया यहाँ पर, बस कंसंट्रेशन पुट करे, केबी का वैल्यू निकालिए, एक्स की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस का x इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 7 कंपेयर करोगे, x की वैल्यू 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि 7 आएगा मुन्ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, 10 टू द पावर 7 आना चाहिए, 1 मैंने पता नहीं कहां से लिख दिया, समझ में आया। तो ये चीजें था जो मैंने आपको बताया, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, समझ रहे हो, 7 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, फिर से देखो यार वही क्वेश्चन है, आपको रिएक्शन अगर पता होगा ना, मैं बोल रहा हूँ ये कौन सा डीआर2 प्रेजेंस ऑफ हैप्पी, कुछ नहीं है यार, आपको ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा, तो यहाँ पर इसीलिए अटैक नहीं किया क्योंकि बल्कि ग्रुप है दोनों तरफ, तो यहाँ पे पैरा ग्रुप पे अटैक किया, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, तो मेजर के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। एसएन प्रेजेंस ऑफ एचसीएल ये क्या करता है, रिड्यूस करता है NO2 को NH2 में कर देता है, समझ रहे हो, Na N2 ये बीडीसी बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है, N2 प्लस Cl माइनस H3PO2 और C2H5OH, ये दो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट है जो N2 प्लस Cl बीडीसी को रिड्यूस कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया, H3PO3 में रिड्यूस हो जाएगा, और C2H5OH किसमें, एसिडिक, मतलब समझ रहे हो ना, मैं बार बार कह रहा हूँ ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, 22 में भी आया, मतलब 22 जनवरी को फर्स्ट वीक में आया, यहाँ पर भी आया, अप्रैल में भी आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला रिएजेंट, समझ रहे हो। तो इसका मोलिकुलर मास पूछ रहा था यार, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, C6H5, ये पूरा मोलिकुलर मास निकाल के 171 कैलकुलेट कर लेना, मैंने कैलकुलेट करके लाया और आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग फिर से आ गया, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस फिर से आ गया, सल्फर एस्टिमेशन करना है, 160 मिलीग्राम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, 466 ग्राम बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट का मोलिकुलर मास मैंने निकाल लिया, BSO4 का 223 होता है, तो यहाँ से मोलिकुलर आ जाएगा, मोलिकुलर मास आ जाएगा 446/223। अच्छा ये बताओ BSO4 में कितना सल्फर है, तुम लोगों से एक सल्फर, यानी बेरियम सल्फेट का मोल निकालेंगे तो सल्फर का भी मोल आ जाएगा। अरे मोल कॉन्सेप्ट में यही तो सिखाया जाता है, बेरियम सल्फेट का जितना मोल होगा उतना ही सल्फर का मोल होगा। तो सर हम यहाँ ने मोल निकाल लिया किसका सर, यहाँ से हमने मोल निकाल लिया किसका सर, यहाँ से हमने मोल निकाल लिया सर किसका सर, यहाँ से हमने मोल निकाल लिया मुन्ना बेरियम सल्फेट का, यहाँ से किसका मोल निकाल लिया मुन्ना, बेरियम सल्फेट का, किसका मोल निकाल लिया मुन्ना, बेरियम सल्फेट का, और जैसे बेरियम सल्फेट का मोल निकला 2 मिलीमोल, 2 मिलीमोल, क्यों मिलीमोल, क्यों मिलीमोल, क्योंकि मिलीग्राम दिया था, समझ रहे हो, तो 2 मिलीमोल सल्फर का भी आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 1 मोल ऑफ BaSO4 gives 1 मोल ऑफ सल्फर, तो 2 मिलीमोल कितना देगा, सल्फर का 2 मिलीमोल, सल्फर का मिलीमोल से तुम सल्फर का मास निकालोगे, अरे यार मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, सल्फर एटम है तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मास आ जाएगा सल्फर का, तो सल्फर का मास डिवाइड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल मास इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आ गया कि पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर कितना प्रेजेंट है। मैंने क्या किया, बेरियम सल्फेट से पहले सल्फर का मोल निकाल दिया, बेरियम सल्फेट के मोल से सल्फेट का मोल निकाल दिया, सल्फर का मोल निकालने के बाद हमने टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चेक कर लिया कितना परसेंटेज है, समझ में आ गया। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में प्यार से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जेंडाल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियर्स मेथड के क्वेश्चन देख के जाइएगा, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। हालांकि इन दोनों चैप्टर्स के मैं नोट्स बनाया हूं, इसको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा और उम्मीद करता हूं वहां से आप जरूर उसको डाउनलोड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, उसमें क्वेश्चन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी और मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी दे रखा है, डेल्टा एच दे रखा है क्वेश्चन में आपको, उसके अलावा डेल्टा एच दे रखा है, इंट्रोपी दे रखा है, डिकम्पोजिशन दे रखा है N2O4 का और NO2 का, ठीक है, क्वेश्चन में डेल्टा जी पूछ रहा है। चीख चीख के मैं आपको बताऊं, चीख चीख के मैं अगर आपको बताऊं बेटा, ये जो रिलेशन है ना, ये आप इतना बार पढ़ रखे हो, अगर क्लास 12th में क्लास 11th में एक बार भी थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर खोले होगे, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, मैं क्या करूंगा, पूरे चैप्टर, पूरी केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पूरी केमिस्ट्री का जितना भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करिए उसको, और डाउनलोड करने के बाद जस्ट जाके रिवीजन कीजिए, और हर एक चैप्टर का आपको
एनसीईआरटी जब करिए मेरे चैनल पे है, उसके अलावा आपको टॉपिक वाइज कीजिए, इतना कर लेंगे केमिस्ट्री में आप आराम से 60-70 नंबर स्कोर कर सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ नहीं यार, फॉर्मूला डेल्टा जी दिया तो डेल्टा, बस यूनिट ध्यान रखना। यहाँ पर किलो जूल है तो उसको मैंने जूल में बदल लिया, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2840 जूल फॉर्मूला आ गया आपका क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ये रहा 23 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का मैं सॉल्यूशन आपके साथ पूरा डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ चीज था, तो मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया, आपको साथ एक्सप्लेन करता गया, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिकॉर्डिंग कर रखा था, उसको री रिकॉर्ड करना पड़ रहा। और पेन टैब वाला जो सिस्टम था आपको पसंद आया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मैं ऑलरेडी ये वाला पीडीएफ डालूंगा, उसके अलावा फॉर्मूला सीट डालूंगा पूरी केमिस्ट्री का, और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो शॉर्ट नोट्स बनाया वो डाल दूंगा। वहां से आपके डिट्टो क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में मिनिमम 2, मतलब मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 का इस पेपर में 2-2 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये पेंटा वाला वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। उसके अलावा मैंने ClO4 कैसा है स्पीसीज है, ClO4 ClO2 ये कैसा स्पीसीज है, ये और ये दोनों कैसा स्पीसीज है, जरूर से बताइएगा कमेंट में, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उसके अलावा चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं 23rd सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन के साथ। पेंटा वाला अगर ये वीडियो अच्छा लगा जरूर से बताइएगा, मैं पूरा डिटेल तरीका से अगला वीडियो लिख के पढ़ाऊंगा, आपको और भी बेहतर लगेगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं बने रहिए, पूरा लास्ट तक मेहनत करेंगे, हर एक शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपसे डिस्कस करके जाऊंगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहोगे तो आप फायदे में रहोगे। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त, अपना परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। बाय बाय।